हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। आज फिर से हम लोग रेवा इंस्टीट्यूट में एमपी सेट और यूसी नेट की क्लास पढ़ने आए हैं, ठीक है। और इसमें मैं आज आप लोग को यूनिट 2 का एज ऑफ जॉनसन्स बताने वाला हूँ। और उसमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक थी, क्या क्या चीज़ें उसमें आपको पढ़नी है, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद सैमुअल जॉनसन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। डियर स्टूडेंट, सभी को गुड इवनिंग। सभी गुड इवनिंग। सो डियर स्टूडेंट, द एज ऑफ जॉनसन जो हम पढ़ने वाले हैं, ये जो एज ऑफ जॉनसन है वो आपका 1709 से 1784 तक का माना जाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से राइटर हुए मेनली जिनको हमें पढ़ना है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एज ऑफ जॉनसन। जॉनसन की जो एज थी उसमें कौन क्या विशेषताएं थी, कैसा इसमें वर्क लिखे गए कि इसका एक अलग सा है एज ही बना दिया गया, ठीक है। तो उसमें क्या है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले, द एज ऑफ जॉनसन इज रिफर्ड एज द एज ऑफ सेंसिबिलिटी दैट रेंज फ्रॉम 1750 टू 1798। मतलब जॉनसन के युग को संवेदनशीलता का युग कहा गया है, ठीक है। एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी किस एज को कहा गया है, या द एज ऑफ जॉनसन को क्या कहा गया है। तो एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा गया है, ठीक है। जो सेंसिबिलिटी का जो समय था वो 1750 से लेकर 1798 तक का था, ठीक है। और सैमुअल जॉनसन, अ पोएट, क्रिटिक एंड ऑथर ऑफ द फिक्शन, इज रिमार्केबल फिगर ऑफ दिस पीरियड, ठीक है। तो इस पीरियड के जो मेन व्यक्ति थे जिनको आप कवि भी मान सकते हैं, व्यंग्यकार आलोचक भी मान सकते हैं, साहित्यकार भी मान सकते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो लेखक है, सैमुअल जॉनसन है, जिनको इस पीरियड का एक महत्वपूर्ण जो है व्यक्ति माना गया है या पोएट माना गया है, ठीक है। Writers of the age of Johnson focused on the quantities of intellect, reason, balance and order, ठीक है। तो जॉनसन का जो समय था, एज था, उसमें लेखकों में जो बुद्धि है, कारण है, संतुलन है और व्यवस्था की जो मात्रा है वो एकदम केंद्रित थी, है ना। मतलब इनका जो ध्यान था वो बहुत अच्छा केंद्रित था, ऐसा बताया जा रहा है। नोटेबल पब्लिकेशन ऑफ दिस एज आर, अब ये कुछ मैं आपको पब्लिकेशन बता रहा हूँ जो बहुत फेमस हुए थे इस समय के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ एडमंड ब्रुक्स का अ फिलोसफिकल इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ आवर आइडिया ऑफ द सम्बलाइन एंड ब्यूटीफुल। ये एक इनका वर्क था, किसका, एडमंड ब्रुक का, ठीक है, जो 1797 पे 1757 पे आया था, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, जॉनसन्स का एक वर्क था द मैम्बलर, ठीक है, रैम्बलर, सॉरी। जॉनसन का एक वर्क था द रैम्बलर जो 1750 पे आया था, 1752 के बीच में लिखा गया था इसको। गोल्ड स्मिथ का द बिकर ऑफ द बैकफील्ड। गोल्ड स्मिथ को भी हम इसी एज में पढ़ेंगे, ठीक है। गोल्ड स्मिथ भी एक अच्छे पोएट थे, ठीक है। राइटर प्लेरिस्ट सब थे, ठीक है। तो गोल्ड स्मिथ का भी अगर आप इनको एक वर्क देखेंगे जो बहुत फेमस हुआ, तो द विकर ऑफ द वेक फील्ड था, ठीक है, वेकफील्ड था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिगेसी इज डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, 1755 में आया था, ठीक है। One of the most important legacy in dictionary of the English language, 1755. It was most admired and used till 1928. Then comes Oxford Dictionary, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण मैं आप लोग को बता दूं कि विरासतों में से एक, मतलब एक सबसे अच्छा वर्क अगर देखा जाए तो डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज है, जो 1755 में आया था। इट इज मोस्ट एडमायरेबल एंड यूज्ड टिल 1928। देन कम्स ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है। तो मतलब ये ऐसा एक वर्क था कि जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। इसके बाद जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ या सबसे ज्यादा प्रशंसनीय हुआ वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी थी, ठीक है। जो बहुत ज्यादा क्या हुई थी, प्रचलित हुई थी, ठीक है। अपने इंडिया में भी बहुत बिकी थी तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, ठीक है। चलिए, जॉनसन्स बिलीव वाज दैट Johnson belief was that the language of the pupil should be used in literature and that a writer should avoid using grammar and vocabulary that did not appeal to the
कॉमन रीडर। ठीक है, तो मैं आप लोग को बता दूं, जॉनसन का मानना था कि साहित्य में लोगों की भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए था। ठीक है, जो जनरली यूज होती है ऐसी भाषा का यूज किया जाना चाहिए था, ऐसा जॉनसन का मानना था। ठीक है, और एक लेखक को व्याकरण मतलब जो ग्रामर और शब्दावली का जो यूज करने से बचना चाहिए। मतलब जो एक राइटर है उसको ग्रामर का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए, है ना, शब्दावली को ध्यान से उसमें यूज करना चाहिए, ज्यादा ना हो, जिससे जो पढ़ने वाला व्यक्ति है उसको आसानी समझ में आ जाए। और जब वो समझ में आ जाएगी कॉमन रीडर को, तभी तो वो उसकी प्रशंसा कर पाएगा। जब उसमें आप वोकेबली के अच्छे वर्ड डाल देंगे, ग्रामर अच्छे से यूज कर देंगे, तो उसको समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो वो फिर क्या हो जाएगा, उसको दिक्कतें आएंगी, तो वो उस चीज की प्रशंसा नहीं करेगा, ऐसा जॉनसन का कहना था। ठीक है, most of the people belonging to the age of Johnson may be termed as precursors of the romantic revival। ठीक है, तो जॉनसन के युग में जो अधिकांश जो पोएट थे, ठीक है, वो रोमांटिक टाइप के वर्क लिखते थे। ठीक है, क्यों रोमांटिक टाइप के लिखते थे, क्योंकि वो प्रकृति से बहुत जुड़े हुए थे। ठीक है, तो जितने भी रोमांटिक पोएट आपको मिलेंगे, ठीक है, वो सब क्या है, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति के बारे में अच्छे से मिल गए हैं, तो प्रकृति के बारे में लिखते हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। द एज ऑफ जॉनसन इज ऑल्सो कॉल्ड द एज ऑफ ट्रांसमिशन। अब देखिए, जॉनसन की एज को और किस नाम से आप जान सकते हैं, तो एज ऑफ ट्रांसमिशन के नाम से जान सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जॉनसन के एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जॉनसन की एज को एज ऑफ ट्रांसमिशन भी कहते हैं। लाइक द एज ऑफ पॉप, द पोएट्स ऑफ द एज ऑफ जॉनसन आर ऑल्सो स्टिक टू क्लोज कपलेट्स। ठीक है, तो क्लोज कपलेट का जो यूज हुआ था डेब्यू से चुनो, वो आपको मैंने बताया था कब हुआ था। तो उसका जो क्लोज कपलेट का यूज हुआ था वो पॉप के समय पे हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे भी क्लोज कपलेट का यूज जो है अच्छे से किया है, वो किसने किया है, जॉनसन ने किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। This is the period in which classical tradition were broken and new romantic trends were followed। ठीक है, तो यह वो समय था जिसमें जो शास्त्रीय परंपराओं को तोड़ा गया। ठीक है, मतलब क्लासिकल ट्रेडिशन जो है ना उसको थोड़ा तोड़ा गया यहाँ पे, और नई रोमांटिक प्रवृत्ति का अनुसरण किया गया। ठीक है, जनरली इस एज के जो आपको राइटर्स मिलेंगे, पोएट मिलेंगे, वो सब रोमांटिक एज से संबंधित मिलेंगे। This fusion of aristocracy and middle class that began in the age of Pope was complete in the age of Johnson। ठीक है, तो पॉप के युग में शुरू हुआ अभिजात वर्ग जो था। ठीक है, कौन सा वर्ग, मिडिल क्लास जो वर्ग था, एरिस्टोक्रेटी, जो फ्यूजन ऑफ एरिस्टोक्रेसी एंड मिडिल क्लास दैट बिगन इन द एज ऑफ पॉप वाज कंप्लीट इन द एज ऑफ जॉनसन। जो पॉप के समय पे एक ऐसा वर्ग हो गया था कि एक एरिस्टोक्रेसी वाला होता है, एक मिडिल क्लास वर्ग वाला था, वो सब आकर के उनका सबका मिल गए, वो जॉनसन केस में वो सब क्या हो गया, एकदम मिल गए। मतलब ऐसा था, देखिए, एक एक राजनीतिक परिवार से, बहुत बड़े परिवार से आते थे, एक मध्यम परिवार के लोग आते थे, तो वो उस समय पे अलग अलग चल रहा था पॉप के समय पे। ठीक है, और वो एक तरह से विकार उत्पन्न कर रहा था कि भैया ये बड़े हैं, हम छोटे हैं। ठीक है, और वो इस समय आते आते सब क्या हो गया, बराबर हो गया, मिल गए। The emergence of middle class led to the rise of sentimentalism, feeling and emotion। ठीक है, तो मध्यम वर्ग के उद्भव से भावुकता, अनुभूतियों एवं संवेगों का उदय हुआ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं कुछ आपको चीजें बता देता हूँ। ठीक है, द एज ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में बता देता हूँ, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बता देता हूँ, लिबरलाइजेशन के बारे में बता देता हूँ, 7 ईयर वॉर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये क्योंकि जनरली आपसे कुछ चीजें इससे मिलती जुलती पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, जो फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789 टू 1799। ठीक है, तो ये 10-11 साल चला हुआ एक रेवोल्यूशन है फ्रेंच में, फ्रांस में। ठीक है, उसमें क्या क्या उसके बाद हुआ, क्या क्या निकल के आया। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एवोल्यूशन ऑफ द फ्रेंच मोनार्की। ठीक है, तो फ्रांसीसी जो राजशाही था उसका उन्मूलन हो गया, मतलब जो वहां पे राजतंत्र चल रहा था वो राजतंत्र क्या हो गया, समाप्त हो गया। वहां पे क्या स्टेब्लिश हो गया, लोकतंत्र स्टेब्लिश हो गया। यहाँ पे देखिए लिखा भी होगा, establishment of a secular and democratic republic that become authoritarian and militaristic।
ठीक है। तो एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना से जो सत्तावादी और सैन्यवादी बन गया, मतलब जैसे अपने भारत में 1950 के बाद स्टार्ट हुआ ना, वैसे फ्रांस में 1799 के बाद ही क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। ठीक है। रेडिकल सोशल चेंज बेस्ड ऑन लिबरलिज्म एंड अदर इनलाइटमेंट प्रिंसिपल्स। ठीक है। वहां पे उदार और अन्य ज्ञानोदय सिद्धांतों पर प्रकाशित पर आधारित मूल चूक सामाजिक परिवर्तन। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही 1799 के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो वहां पे जो उदारवादी थे जिनको दबाया जा रहा था, ठीक है, जो ज्ञान का भंडार थे उनको दबाया जा रहा था, वो सब निकल के बाहर आए और उन्होंने बढ़िया से क्या किया, सिद्धांतों को फॉलो किया वहां के, और सामाजिक मूल्य अच्छे अच्छे वहां पे बनाए। ठीक है। राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, और नेपोलियन बोनापार्ट का क्या हुआ, वहां पे उदय हुआ। ठीक है। तो वो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उस समय पे। ठीक है। किस समय पे, द एज ऑफ जॉनसन के समय पे। और जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया तो क्या क्या चीजें सामने आई, तो ये चीजें सामने आई जो मैंने आपको बताई। ठीक है। अब है द एज ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है। अब एज ऑफ ट्रांजिशन क्या होता है, तो इसका मतलब होता है संक्रमण का युग। ठीक है। संक्रमण का युग, ये कैसा युग हुआ, तो इसके बारे में चलिए ध्यान देते हैं, समझते हैं कैसा युग हुआ। तो दिस पीरियड इज क्लियरली, आप लोगों को सभी को चीजें समझ में आ रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। गुड इवनिंग अनामिका जी। This period is clearly an age of transmission. On one hand, we have poets like Dr. Johnson and Goldsmith who slavishly follow Augustan age tradition and emulate pop, while poets like Black and Burns who herald the new age of romanticism and having nothing in common with Augustan school of poetry. ठीक है। तो द एज ऑफ ट्रांसमिशन की अगर अब बात करें या संक्रमण काल के युग की बात करें, तो उसमें क्या था, तो इस काल में जो है स्पष्टता परिवर्तन देखा गया, मतलब क्लियरली ऐसा देखा गया कि भैया यहाँ पे परिवर्तन हुआ है। ठीक है। एक और हमारे पास डॉक्टर जॉनसन थे और गोल्ड स्मिथ थे। ठीक है। मतलब एक तरफ हमारे पास कौन थे, डॉक्टर जॉनसन और गोल्ड स्मिथ जैसे कवि थे, पोएट थे, और जो अगस्टन युग की परंपरा का गुलामी से पालन करते थे, मतलब जो क्या कर रहे थे, अगस्टन युग की जो परंपरा चल रही थी उसका वो पालन कर रहे थे, और पोप का अनुकरण करते हैं। जबकि ब्लैक और वंश जैसे कवि जो स्वच्छंदतावाद के नए युग की शुरुआत करते हैं। और यहाँ पे देखिए, एक तो आपके पास जॉनसन और गोल्ड स्मिथ जैसे पोएट हैं जो अगस्टन एज को फॉलो कर रहे हैं, जिसको पॉप फॉलो कर रहे थे। ठीक है। और कुछ ऐसे पोएट हैं जिसे ब्लैक और वन हु हेरोल्ड द न्यू एज ऑफ रोमांटिसिज्म। और यहाँ पे ब्लैक, विलियम ब्लैक और वन जो है वो क्या कर रहे हैं भैया, वो रोमांटिसिज्म जैसे एज को क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं वहां पे। ठीक है। और शुरुआत करेंगे तो क्या होगा, तो अगस्टन स्कूल ऑफ पोएट्री में उनका कोई लेना देना नहीं है। तो जहां पे अगस्टन एज को जॉनसन और गोल्ड स्मिथ फॉलो करके चल रहे हैं, उसी में पॉप भी थे। लेकिन ब्लैक ऑफ वन जो है वो एज ऑफ रोमांटिक रोमांटिसिज्म को फॉलो करने में लगे हुए हैं, उनका अगस्टन पोएट्री से कोई लेना देना, नथिंग इन कॉमन विद अगस्टन स्कूल ऑफ पोएट्री। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे बताई गई है। आगे क्या है, नेक्स्ट लाइन जो है हमारी, बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम्स वी हैव पोएट्स लाइक Gray and Collins, who are true traditional poet in the sense that they share both the romantic and the classic characters. Sorry, this double adherence of classic and romanticism in is called tradition. ठीक है, ट्रांजिशन। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो चरम सीमाओं के बीच हमारे पास कौन है, एक तो ग्रे हैं और कॉलिंग्स जैसे पोएट हैं। और इस अर्थ में सच्चे जो, मतलब कह सकते हैं हम कि ट्रांजिशनल पोएट जो हैं कि वो रोमांटिक और क्लासिक दोनों चरित्रों को साझा करते हैं। क्लासिक और रोमानी देखिए,
यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ना कि जॉनसन और गोल्ड स्मिथ जो है वो क्या कर रहे हैं भैया, वो अगस्टन एज को फॉलो कर रहे हैं। ब्लैक ऑफ वन जो है वो रोमांटिसिज्म पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी पोएट है जैसे कि ग्रे और कॉलिंग्स, ये जो है जॉन्स एज ऑफ अगस्टन को भी फॉलो कर रहे हैं और जो रोमांटिसिज्म है उसको भी क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है मेन जो है, इन्हीं को ट्रांजिशन कहते हैं। संक्रमण काल जो है ना, संक्रमण कालीन जो व्यक्ति है ना, इन्हीं को कहते हैं। किसको? जो दोनों में लगे हुए हैं। ठीक है तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया? द एज ऑफ ट्रांसमिशन कहा गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिबरालिज्म के बारे में बात करते हैं, लिबरलिज्म के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब होता है उदारवाद। उदारवाद क्या होता है भैया? तो उदारवाद वो होता है जिस पे मतलब बड़प्पन दिखाना अपना। ठीक है, बड़प्पन दिखाना। ठीक है, अब कैसे बड़प्पन दिखाएंगे भैया? लिबरलिज्म सपोर्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्री मार्केट, सिविल राइट, डेमोक्रेटिक सोसाइटीज, सेकुलर गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, मतलब जो उदारवादी अभिव्यक्ति है उसमें क्या रहेगा भैया? उसमें स्वतंत्रता रहेगी। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता रहेगी, धर्म की स्वतंत्रता रहेगी, मुक्त बाजार रहेगा, नागरिक अधिकार रहेगा, लोकतांत्रिक समाज रहेगा, धर्मनिरपेक्ष सरकार होगी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का समर्थन करेगी। ठीक है, तो ये होता है लिबरलिज्म। ठीक है, तो क्या हुआ? इट रिजेक्ट द नोशन ऑफ हेरिडिटरी प्रिविलेज, स्टेट रीजन, ऑब्सोल्यूट मोनार्की एंड डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। ठीक है, तो यहाँ पे लिबरलाइजेशन में जो है वह है वंशानुगत विशेषाधिकार, राजधर्म, पूर्ण राजशाही और राजा के दैवी अधिकारों की धारणा को खारिज करता था। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि एज ऑफ जॉनसन में जो लिबरलाइजेशन था वो बिल्कुल चरम पे अच्छा था। मतलब यहाँ पे जो राजा की जो नियम कानून थे वो फॉलो नहीं होते थे, वो सब फॉलो होते थे लोकतंत्र में। जैसा होता है कि भैया अपने मन की बात कर सकते हैं आप, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, प्रेस जो है वो कोई भी खबर छाप सकता है, क्योंकि राजा के समय तो कोई नहीं, राजा के खिलाफ कोई नहीं लिख सकता। ठीक है, तो लोकतंत्र में क्या हो गया? फ्रीडम ऑफ क्या हो गया? प्रेस हो गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब जैसे जो राजा होते थे वो क्या करते थे जनरली, जैसे आपने मुगल राजा वगैरह को देखा होगा कि वो मुस्लिम धर्म को प्रमोट करते थे। जो उनके मुस्लिम धर्म को नहीं मानते थे उनके ऊपर जजिया कर लगा दिया करते थे। ठीक है, तो ये राजा होते थे। अब जब लोकतंत्र आया तो भैया मुस्लिम धर्म अपना रहे हैं, अपना उसको मना रहे हैं। जो हिंदू है वो हिंदू धर्म का पालन कर रहे हैं, जो बौद्ध है वो बौद्ध का कर रहे हैं, जो सिख है वो सिख धर्म का पालन कर रहे हैं। तो ये जो है लिबरलाइजेशन का एक कहीं ना कहीं उदाहरण है। 7 ईयर वॉर आपने सुना होगा। 7 ईयर वॉर जो है वो 1756 से स्टार्ट होकर 1763 तक चला। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें हुई, क्या आपको जाननी चाहिए, वो मैं आप लोग को अब बताता हूं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर 7 जो वर्षीय युद्ध है उसके बारे में आपको बता दें कि इट फॉट बिटवीन 1754 टू 1763। नहीं, 17 यहाँ पे 54 नहीं है, 1756 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वट द मेन कॉन्फ्लिक्ट, अच्छा ठीक है, अच्छा ये जो युद्ध है वो 1754 से 1763 तक चला, लेकिन जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो जो है 1756 से स्टार्ट हुआ। जो 7 ईयर जो काउंट होते हैं वो 1756 से 1763 को काउंट होते हैं। ठीक है, the fight was between the two major opponents, France and Britain, but other countries like America, India were also affected. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 7 ईयर जो वॉर था वो 1756 से 1763 तक चला। इस 7 सालों में वैसे तो युद्ध जो हो रहा था वो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच हो रहा था लेकिन इसमें और भी कई कंट्री जो थी वो अफेक्टेड थी, उसमें अमेरिका, इंडिया भी शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अमेरिकन रेवोल्यूशनरीज वॉर ऑन, अच्छा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपसे आपसे कि 7 ईयर वॉर किन दो कंट्रीज के बीच में हुआ? तो फ्रांस और इंग्लैंड, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, फ्रांस एंड ब्रिटेन के बीच में।
आगे चलते हैं। अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज वॉर और अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1775 और 1783, इसमें क्या हुआ तो भैया मैं आप लोग को बता दूं, द अमेरिकन रिवोल्यूशनरीज वॉर और द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और सिंपली रिवोल्यूशनरीज वॉर was the conflict between Kingdom of Great Britain and 13 of its North America colonies who declared themselves independent United States of America। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो अमेरिका की जो क्रांति है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम है, उसमें क्या हुआ तो भैया अमेरिका की क्रांतिकारी युद्ध या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के साम्राज्य और उनके 13वां उत्तरी अमेरिकी उपनिवेशों के बीच संघर्ष था, जिन्होंने खुद को स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए यहाँ पे क्या था कि अमेरिका जो रेवोल्यूशन जो अमेरिका का हुआ था 1775 से 1783 में, तो अमेरिका के ऊपर भी किसका कब्जा था तो भैया ब्रिटेन का कब्जा था। ठीक है, तो अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने ब्रिटेन को वहां से मार भगाया। ठीक है, और वहां पे जो उनकी कॉलोनी थी उनको क्या कर दिया, उनको स्वतंत्रता घोषित कर दी, इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया, और वहां पे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की क्या कर दी गई, स्थापना कर दी गई। ठीक है तो वहां से इंडिपेंडेंस हो गया इसी समय पे। देखिए तो एज ऑफ जॉनसन में कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, तो आपको बताना है फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, द एज ऑफ ट्रांजिशन हुआ, लिबराइजेशन हुआ, 7 ईयर वॉर हुआ, अमेरिकन रिवोल्यूशन ही वॉर हुआ, और द एडवेंचर क्या है तो भैया, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इट वॉज एन 18th सेंचुरी 1752 1754 वाई वीकली न्यूज़पेपर इन लंदन कंट्रीब्यूट बाय सैमुअल जॉनसन एंड जॉन हैक्सवर्थ। ठीक है, तो जो द एडवेंचर है वो 18th सेंचुरी में लंदन का द्विसाप्ताहिक समाचार है, मतलब 2 सप्ताह में एक बार आता था। ठीक है, 2 वीक मतलब महीने में 2 बार आता था। ठीक है, और ये जो वर्क था वो ये जो वर्क था वो कौन कौन कर रहा था, तो इसको कौन वीकली न्यूज़पेपर जारी कर रहा था, तो इसको कंट्रीब्यूट करने वाले 2 लोग हैं, सैमुअल जॉनसन और जॉन हैगवर्थ। ठीक है, चलिए, तो ये आपने पढ़ा पूरा एज ऑफ जॉनसन। अब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आपको 5 मिनट से ज्वाइन करना है, उसमें मैं आपको डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में विधिवत बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास फिर से स्टार्ट होगी लगभग 5 मिनट से, तो उसमें आप सभी लोग फिर से ज्वाइन करेंगे। ठीक है।